अब हम आते हैं अपनी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी के ऊपर, और यहीं से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो क्या बात करते हैं। हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, अब जो साथ के साथ हम पढ़ेंगे भी ना, इसमें आपको बहुत सारी शब्दावली भी मिलती जाएगी, बहुत सारा टर्म मिलेगा, और ऐसा ऐसा टर्म मिलेगा आपको उस समय नहीं समझ में आएगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपको पूरा शब्द का मतलब क्लियर हो जाएगा। ये गारंटी है, पूरा मतलब आपको क्लियर होगा। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, सीधा से वीडियो को देखना है, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलो, सफाई अपना जो भी ना, क्योंकि जरूरी है लिखना। देखो हम बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं आपका, पहली बात तो समयुग्मजी क्या होता है, कुछ शब्दावली पर हम चर्चा कर ले, फिर उसके बाद आगे की कहानी हम शुरुआत करेंगे। देखो समयुग्मजी एक है, समयुग्मजी को हिंदी में कहते हैं होमोजाइगस, क्या कहते हैं इसको, होमोजाइगस कहते हैं इंग्लिश में ना। और एक होता है विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कहते हैं। और एक होता है आपका, ये हेडिंग अगर आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, आनुवंशिकी की शब्दावली की शब्दावली कि अनुवंशिकी के दौरान ऐसी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, ऐसी कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा, तो उनके बारे में जानकारी है। तो पहला समयुग्मजी है, दूसरा विषम युग्मजी है, इसके बाद आप ले सकते हैं जीन के बारे में, इसके बाद आप कह सकते हैं जीन प्रारूप क्या होता है ना, इसके बाद आप ले सकते हैं दृश्य प्रारूप, जीन प्रारूप को इंग्लिश में बोलते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप। और दृश्य प्रारूप क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और जीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीन ही कहते हैं। आगे हम और बाकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, आप इसको समझते जाएंगे। एक संकर संकरण ना, और क्या है द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो संकर संकरण बोलते हैं इंग्लिश में डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके बाद आप जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में होगा, परीक्षण संकरण के बारे में आपको बताया जाएगा। देन विपरीत संकरण पढ़ा जाएगा। परीक्षण को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, क्या बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, विपरीत को बोलते हैं बैक क्रॉस, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, बैक क्रॉस कहते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट करते जाओ, एक एक करके हम सीधा से आपको पढ़ाते हैं। आप बिल्कुल मत घबराओ यार, आपको एक एक बात समझ में आएगा। क्यों हम ये बता रहे हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है। आपको ये जो भी टर्मिनोलॉजी है इसको नोट कर लो। अनुवंशिकी में तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जो जरूरी है आपके पेपर में आएगा उस पर तो हम चर्चा कर लें ना, ताकि क्लियर हो जाए। ये सब टर्मिनोलॉजी हम सब सीख लेंगे, तब हम सीखेंगे मेंडल के नियम पर आएंगे ना, तो आप इसको नोट कर लेंगे, तो मेंडल के नियम पर भी आएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होता रहा है, हो जा रहा है भाई, अगर हम इतना देर तक खड़े रह के आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं। देख लो कुकुर भूख रहा है इतना खतरनाक। रात हो गया, अब क्या किया जाए,
बहुत दिन हो गया था, हमने सोचा आपके लिए वीडियो बना दिया जाए। अलग पेपर है शायद आपका ना, तो कला में 1-2 दिन पहले जरूर एक बार छाप उप लेना, बना लेना। उसके बाद जो है ये वीडियो आप पक्का देख लेना पहले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विज्ञान की भी तैयारी आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, एक बार रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। और कुछ बच्चे, जैसे आपका 2 पेपर हुआ है, एक हिंदी का एक गणित का पेपर, और कुछ बच्चे उस पेपर में, बहुत बच्चे बहुत अच्छा पेपर को फोड़े हैं, बहुत बढ़िया से किए हैं, और बहुत ही खुशी की बात है ये। और कुछ बच्चे शायद उनकी कॉन्फिडेंस में कुछ कमी होने के कारण, मतलब कि पेपर में जा कर के बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हैं, जिससे क्या हुआ, उनका 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे छूट गया 2-4 नंबर का। तो बच्चा घबराना नहीं है, आपको घबराना मत, आगे का पेपर जो है उसको अच्छे से करना। पता लगा आप उस पेपर को ख़राब कर दिए हैं, तो आगे का पेपर भी, अगर आप टेंशन में रहेंगे, समझ पा रहे हो, तो आगे का पेपर भी आपका ख़राब हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपका आगे वाला पेपर ख़राब हो। एकदम पॉजिटिविटी के साथ रहो, जो हुआ सो हुआ, आगे अच्छा सोचो और अच्छा होगा, समझ रहे हो। तो घबराना मत, एकदम रिलैक्स होकर के पेपर देना। तो आओ हम पढ़ते हैं। तो जो हो गया सो हो गया भैया, हमारे हाथ में थोड़ी है। उस समय आपने अच्छा, अपना अच्छा पद देने का प्रयास किया करो बस हमेशा ना। आगे हम इसके बारे में और बाकी बात करेंगे, तो देख लो। हम बात कर रहे हैं आनुवंशिकी की शब्दावली के बारे में, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी मीन्स आनुवंशिकी के अंतर्गत ऐसी कौन कौन शब्दावली होती है जिसको हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। जैसे देखो, समयुग्मजी, समयुग्मजी मतलब कि ऐसा लक्षण जो समान प्रकार के होते हैं, ऐसे लक्षण जो समान प्रकार के होते हैं उसे समयुग्मजी कहते हैं, उसे समयुग्मजी युग्मक भी कहते हैं। ऐसे जीन जो समान प्रकार के रूप से दिखाई देंगे, जैसे अगर कैपिटल टी लिखा रहेगा तो वो समयुग्मजी होगा, अगर कामा स्मॉल टी होगा तो ये भी समयुग्मजी होगा, अगर यहाँ कैपिटल आर लिखा रहेगा तो ये भी समयुग्मजी। 2 लेटर जो लिखे जा रहे हैं वो दोनों समान प्रकार के हैं, तो उसे समयुग्मजी बोलेंगे। अगर स्मॉल आर लिखा रहेगा तब भी ये समयुग्मजी होगा, लेकिन अगर वहीं कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया जाए तब ये समयुग्मजी नहीं होगा। तब इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम विषम युग्मजी कहेंगे, यानी कि हेट्रोजाइगस का नाम देंगे। अगर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तब भी ये समयुग्मजी नहीं है, तब इसको विषम युग्मजी कहेंगे। मतलब कि 2 लक्षण जब समान नहीं होंगे, जब समान होंगे तो उसे समयुग्मजी कहेंगे, जब समान नहीं होंगे, जब 2 लक्षण विभिन्न प्रकार के होंगे, उसे हम विषम युग्मजी के नाम से जानेंगे। जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगर लिख रहे हैं तब भी ये क्या है, विषम युग्मजी है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आया कि समयुग्मजी क्या है, जिसमें समान प्रकार के युग्मक होते हैं। ऐसे युग्मक जो समान प्रकार के होते हैं उसे समयुग्मजी कहते हैं, और ऐसे युग्मक जो समान प्रकार के नहीं होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, समझ पा रहे हो, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। आगे देखना, जीन क्या होता है। जीन जो होता है कि आनुवंशिकी की इकाई होती है, ध्यान देना, आनुवंशिकी की इकाई को जीन कहते हैं। सिंपल से, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। और जीन होता क्या चीज है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है वो जीन के माध्यम से ही होता है। जैसे आपको पता है, आपके मम्मी के और पापा का लक्षण आपके अंदर जो आया है, जो आप में गया है, तो कहीं न कहीं आनुवंशिक लक्षणों द्वारा आपको स्थानांतरण से प्राप्त हुआ है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण स्थानांतरित होते रहते हैं। और वो लक्षण एक्चुअल हमें होते कहाँ पर है, आपके जीन में होते हैं। और अगर जीन होता कहाँ पर है, जीन पाया कहाँ पे जाता है, आपको पता है, आपकी कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, आपने पढ़ा होगा। कोशिका जो होता है, जो सेल होता है ना, सपोज करो सेल है, सेल में क्या होता है, केंद्रक होता है। उसी केंद्रक में क्या होता है, क्रोमैटिन धागा होता है। क्या होता है, ध्यान देना, क्रोमैटिन धागा। उसी क्रोमैटिन धागे में क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होते हैं, और इन्हीं डीएनए के ऊपर क्या होता है, हमारा जीन इस तरीके से क्या होता है, उपस्थित होता है। और यही जो जीन होता है, इसी जीन में आनुवंशिक सूचना छुपी होती है।
अगर सपोज करो ये जीन में ये अनुवंशिक सूचना है कि आपके मम्मी पापा लंबे वाले अगर जीन है, तो आप में अगर लंबे वाले जीन आए हैं तो आप भी लंबे होंगे। समझ पा रहे हो? अगर आपने गोरे वाले जीन आ गए हैं तो आप गोरे होंगे। कहते नहीं है दूर से देख करके अरे वो व्यक्ति कितना लंबा है, तो लंबा कहने का मतलब कि उसके अंदर लंबा वाला जीन है। अगर कोई व्यक्ति है खूब सारा करिया है, मतलब काला है, तो आप बोलोगे कि उसके अंदर काला वाला जीन है। तो कहने का मतलब ये जीन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा जीन उस व्यक्ति के अंदर जाके पहुंचा है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। जीन का सिंपल परिभाषा है, ये आनुवंशिक की इकाई होती है। तो आई होप आपको जीन के बारे में सब एकदम अंदर से क्लियर हो गया होगा, जीन है क्या ना। आगे हम बढ़ जाते हैं। जीन, अगला जो जीन प्रारूप है, एक शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा। जीन प्रारूप मतलब वही बात हमने किया जो जीन में छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने एक लिखा है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी क्या है, इसका ये जीन प्रारूप है जो भाई लिखा गया हो। जैसे स्मॉल टी, ये भी क्या है, जीन प्रारूप है। कैपिटल आर जीन प्रारूप, स्मॉल आर जीन प्रारूप। मतलब कि इसके जीन में दो स्मॉल आर दो अप्रबल लक्षण उपस्थित है। जैसे कैपिटल टी आगे बोलेंगे इसके लिए लंबा पौधा, बोलेंगे लंबे पौधे के लिए मेंडल साहब जो अपना जीन प्रयोग कर रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने जब एक तरफ लंबा लिया था, एक तरफ बौना पौधा लिया था, तो लंबा के लिए जब उन्होंने कैपिटल टी जीन का प्रयोग कर रहे थे अपना संकरण कराने के लिए, और एक बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग कर रहे थे, तो भाई लंबा तो हम उसको बोल रहे हैं, लेकिन उसके जीन में एक्चुअल में लंबे वाले जीन प्रेजेंट है। लंबे वाले जीन क्या है, दो प्रभावी जीन, ये भी कैपिटल टी और दूसरा दोनों कैपिटल टी, लेकिन अप्रबल जो है दोनों में क्या है, स्मॉल टी, यानी अप्रबल वाले जीन उपस्थित है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ जो चीज बोला जा रहा है, यहाँ जो बात बोला जा रहा है कि लंबा पौधा है, लंबा का मतलब कि उसका दृश्य रूप कहा जा रहा है, मतलब वो दिखाई कैसे दे रहा है। जब आप कोई व्यक्ति को देखकर बता रहे हैं कि अरे यार उतना लंबा है, लंबा मतलब उसको बाहर से आप देख के बता रहे हैं कि उसका दृश्य प्रारूप काला है कि गोरा है, समझ रहे हो, दृश्य प्रारूप देख रहे हैं। लेकिन जीन तो आप देख नहीं सकते उसका, आखिर उसके अंदर वो कौन सा जीन है जो लंबा वाला जीन है जिसकी वजह से वो व्यक्ति लंबा दिखाई दे रहा है, ये तो आप नहीं दे सकते। आप ये बता सकते हैं जरूर कि बाहरी रूप से लक्षण, जो बाहरी रूप से जो दिखाई दे उसे दृश्य प्रारूप कहते हैं। लिख लेना एक लाइन की परिभाषा, दृश्य प्रारूप मतलब जो दिखाई दे, और जीन प्रारूप मतलब जो दिखाई ना दे, मतलब कि जो उसके जीन में प्रेजेंट हो। जैसे मेल का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है, तो उसके जीन में एक्स वाई गुणसूत्र है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स, जीन का गुणसूत्र, मतलब वो जीन प्रारूप। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसको हम दृश्य प्रारूप बोल रहे हैं। लंबा पौधा जब बात करेंगे, जब बौना पौधा बात करेंगे, तब वो क्या होगा, दृश्य प्रारूप, मतलब दृश्य प्रारूप जो बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है। अगर फूलों का रंग बैगनी, सपोज करो ना, फूलों का रंग बैगनी, अगर सफेद ले रहे हैं तो बैगनी क्या है, सफेद क्या है, ये सब क्या है, दृश्य प्रारूप है। दृश्य प्रारूप मतलब जो दिखाई दे, बाहरी लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो जीन में है उसको हम जीन प्रारूप कहेंगे। ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर, हम चर्चा करने वाले हैं एक संकर संकरण के ऊपर। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक संकर संकरण पढ़ाने से पहले कुछ बातें आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप वो बातें अभी से जानते चल लो। ध्यान से देखो, इसमें आपको बहुत सारा टर्मिनोलॉजी भी समझ में आएगा और बहुत सारी बातें आपको इसमें समझ में आने वाली हैं, तो घबराना नहीं, लास्ट तक वीडियो को देखना। देखो, बात करने वाले हैं एक संकरण, और ये आपके पेपर में प्रश्न छपने वाला है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको हिंदी में हम एक संकरण कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
लिख लेना अगर लिखना चाहो इसका थियरी। ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी लक्षण लेकर संकरण कराया जाता है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। लिख लेना, ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी लक्षण लेकर संकरण कराया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। ये परिभाषा आप जरूर लिख लीजिएगा। एक संकर संकरण होता क्या है ना। तो यहाँ पर दो बात आ रहा है। एक तो बात आया है संकर, एक तो संकरण और एक संकर। दोनों का मतलब हम अभी से जानेंगे, आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। संकरण का मतलब क्या होता है? संकरण को बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्रॉस कहते हैं। संकरण का मतलब होता है क्रॉस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? संकरण। अगर वही संकर की बात होगी तो संकर मतलब होता है हाइब्रिड। अगले संकर का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। ध्यान से देखना, हाइब्रिड अलग टर्म है, संकरण अलग चीज है। संकरण का मतलब जान लो, क्रॉस का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग समझ पा रहे, सेम स्पीसीज के बीच जब हम क्या कराते हैं, आपस में क्रॉस करवाते हैं, आपस में संकरण करवाते हैं, तो उसे संकरण कहते हैं, उसे क्रॉस कहते हैं। मतलब कि सपोज करो एक नर है एक मादा है, या ऐसे फूल जब ले रहे थे मेंडल साहब, एक जोड़ी लक्षण, लंबा पौधा था ना और बौना पौधा था। तो जो लंबा पौधा था बौना पौधा दोनों के बीच जब संकरण करवाते थे, समझ पा रहे हो, इसका नर भाग इसका मादा भाग लेते थे, तो आपस में क्या करवा रहे थे? संकरण करवा रहे थे। और संकरण कैसे करवाते थे उसको भी आगे हम समझाएंगे आपको। तो उस प्रक्रिया को हम संकरण कहेंगे। और संकरण से प्राप्त होने वाले जो पौधे प्राप्त होते थे अपवन पीढ़ी में, जिनके सारे के सारे पौधे के तने लंबे प्राप्त होते थे, तो संकरण से प्राप्त होने वाली संतानें जो थी वो सब संकर संतानें कहलाती हैं। संकर संतानें मतलब हाइब्रिड संतानें, मीन्स उसको हम संकर संतानें यानी हाइब्रिड बोलते हैं। कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको हम उदाहरण लेकर के अच्छे से समझाते हैं। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो आई होप आपने परिभाषा लिखा होगा। ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी लेकर लक्षण लेकर संकरण कराया जाता है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण मतलब जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ी लक्षणों का प्रयोग करेंगे, मतलब एक ही जोड़ी लक्षण लिया जाएगा। लेकिन जिसमें दो जोड़ी लक्षण लेंगे उसे क्या कहेंगे? द्वि संकर संकरण, समझा, डाइहाइब्रिड क्लास हो जाएगा। तो एक संकर संकरण को हम अच्छे से बनाना सीखते हैं, आपको साथ के साथ आप भी बनाएंगे तो जगह हमारे लिए थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ध्यान से देख लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं और आप पेपर में यहाँ से प्रश्न पक्का छपेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको कर रहे हैं, तो आप इसको हेडिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक तरफ क्या कर रहे हैं मेंढा साहब, लंबा पौधा ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, बौना पौधा। तने की लंबाई लेके चल रहे हैं, ध्यान देना। लक्षण, एक लक्षण है तने की लंबाई में प्रबल लंबा है और प्रबल बौना है। लंबा क्या है लिख लेना, इसको प्रबल लक्षण कह रहे हैं। ऊपर लिखना चाहो लिख लो। ये क्या है? प्रबल है। ये क्या है? अप्रबल है। ये तो दिखाई दे रहा है भाई लंबा बौना, जो कि दृश्य प्रारूप है। प्रबल के लिए जीन जो ले रहे हैं कैपिटल टी, अप्रबल के लिए यानी बौना जो है उसके लिए जीन क्या है? स्मॉल टी।
अब क्या करते थे मेंडल साहब, लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों के बीच संकरण कराते थे। दोनों के बीच क्या कराते, संकरण यानी क्रॉस। तो क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस का चिन्ह लगा दो। अब क्या होगा, इस कैपिटल टी से एक जीन बनेगा कैपिटल टी, और इस कैपिटल टी से युग्मक जो यहाँ पर बनेगा उसको स्मॉल टी बोलेंगे। जीन नहीं, एक्चुअल में इसको युग्मक शब्द का प्रयोग करें। मतलब ये जो बना है आपका क्या है, ये युग्मक है। ये भी क्या है, युग्मक बना है। आखिर क्यों कैपिटल टी ही युग्मक बना, और कैसे बना आखिर ये कैपिटल टी, तो इसको भी आपको अगर बताने का प्रयास करें तो आप इसको जान लो। जो कैपिटल टी से जो कैपिटल टी बना है, ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा बना है। तो कहने का मतलब जो मियोसिस जिसको कह सकते हो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, अर्धसूत्री लिख सकते हो, विभाजन हुआ है, मीन्स यहाँ पर भी क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात मतलब आधा गुणसूत्र, आधा युग्मक, यहाँ पे कैपिटल टी आया, यहाँ स्मॉल डी से क्या आया, आपका स्मॉल टी। युग्मक मतलब कि आपका गैमेट बना है, इस तरीके से आपको गैमेट आया। और एक बात आप यहाँ पर जान लेंगे कि जो गैमेट यहाँ पर बना है कैपिटल टी, इस गैमेट को निकालने का एक सूत्र भी होता है। इसको हम यहाँ पर आपको बता दें, इधर जो गैमेट निकालने का सूत्र होता है, आपको कितना भी बड़ा दे दिया जाए तो आप इस सूत्र से, इस फार्मूला से युग्मक निकालना आसानी से सीख सकते हैं। जैसे जो युग्मक निकालने का सूत्र होता है वो होता है 2 घाते n। ध्यान से देखना, युग्मक निकालने का जो सूत्र होता है 2 घाते n होता है, जहां n बराबर क्या होता है कि विषम युग्मजी की संख्या, जहां n बराबर क्या होता है, विषम लिख लेना, युग्मजी की संख्या। विषम युग्मजी की संख्या मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, कितने हैं, विषम युग्मजी कितने हैं, वो n बताता है। जैसे अगर यहाँ पर इस कैपिटल टी में अगर n का मान पूछा जाए तो n बराबर कितना दिखाई दे रहा है, तो भैया कैपिटल टी दोनों समान है, दोनों में कैपिटल टी युग्मक पाया जा रहा है। तो कैपिटल टी में कहने का मतलब एक भी विषम युग्मजी नहीं है, दोनों का दोनों सम युग्मजी है ना, तो n तो विषम युग्मजी को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी होता तब हम n बराबर 1 कहते हैं, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा कि n जो है विषम युग्मजी की संख्या को दिखाएगा, लेकिन यहाँ विषम युग्मजी है ही नहीं, दोनों तो सम युग्मजी है, तो n बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर n बराबर 0 आएगा तो फार्मूले पर मान रख दो, 2 घाते n की जगह पर क्या रखोगे, 0 रख दोगे, क्योंकि n बराबर क्या निकला, 0 निकला। क्यों 0 निकला, क्योंकि दोनों कैपिटल टी आ रहे हैं। तो किसी का घात 0 बराबर कितना आता है, हमेशा गणित में आपने पढ़ा होगा, किसी का पावर 0 बराबर 1 आता है। तो समझ पा रहे हो, तो इससे कितना गैमेट बना, एक गैमेट बना। तो एक युग्मक हमने कैपिटल टी से बनाया और दूसरा युग्मक हमने स्मॉल टी से, यानी कि एक स्मॉल टी से एक हमने बना दिया स्मॉल टी। अगर उदाहरण के तौर पर हमने अगला उदाहरण ले, अगर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी में पूछा जाए कितना युग्मक बनेगा, तो आप उसके लिए भी ये सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जान जाओ, ये सूत्र बहुत ही ज्यादा जानदार सूत्र है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी में पूछा जाए कि कितना युग्मक बनेगा, तो इसके लिए n बराबर कितना है, एक है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें आपके कैपिटल टी स्मॉल टी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक विषम युग्मजी है, तो 1 रखेंगे n बराबर। तो फार्मूले पर अगर मान रखेंगे 2 घाते n यानी 1, 2 गुणे 1 बराबर 2, यानी कितना युग्मक बनेगा, 2 बन जाएगा। अगर यहीं पर मान लो कि आपको दिया गया अगला उदाहरण, ये सब आप लिख लेना, बहुत जरूरी है। अगर अगला उदाहरण हम यहाँ पर ले, सपोज करो
कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दिया गया। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितने युग्मक बनेंगे। तो जैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कितने युग्मक बनेंगे, तो सिंपल सा सूत्र लगा देना है 2 की घाते n। अब 2 घाते n यानी कि n का मान कितना है, देखो n कितना है यहाँ, n मतलब विषम युग्मजिक संख्या, यहाँ पर हमने ऊपर लिखा है विषम युग्मजिक की संख्या दिखा रहा है, हेट्रोजाइगस नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो विषम युग्मजिक कितना है, एक तो यहाँ से है, एक तो यहाँ से है, मतलब एक विषम युग्मजिक और 2 विषम युग्मजिक, टोटल n का मान कितना है 2 है। तो n बराबर 2 रख देंगे। तो अगर 2 के घाते 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर कितना निकल के आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4 युग्मक बनेगा। कितना भी बड़ा दे दिया जाए तो आप इस सूत्र से 2 की पावर n जो फार्मूला है, जो वरदान साबित हो सकता है, इस फार्मूले से आप कितना भी बड़ा युग्मक निकाल सकते हैं। और युग्मक निकालने का नियम होता है, युग्मक बनने का भी नियम होता है, क्योंकि युग्मक जो बनना होता है वो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसके पश्चात बनता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है अर्धसूत्री विभाजन, तो यहाँ सूत्री विभाजन पश्चात कैपिटल टी से कैपिटल टी युग्मक बना, और स्मॉल टी से क्या बना, स्मॉल टी युग्मक बना। हम आगे बढ़ जाते हैं अब ना, आगे भी मिलेगा, आप इसको समझते रहिएगा। तो कैपिटल टी से कैपिटल टी गैमेट और स्मॉल टी से स्मॉल टी युग्मक। अब दोनों युग्मक यानी कि आपस में क्या करेंगे, संलयन करेंगे। जैसे नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं ना, तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं बताओ, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, निषेचन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, निषेचन हो गया। निषेचन में एक तरफ कैपिटल टी यहाँ से आया और यहाँ से क्या आया, स्मॉल टी अपना आया, और ये जो मिला है इसको हम F1 पीढ़ी बोलेंगे। यानी कि F1 जनरेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, इसके लिए टर्म यूज करेंगे P1 पीढ़ी। क्या यूज करेंगे इसको हम, P1 पीढ़ी, यानी कि पेरेंटल जनरेशन, जिसको हिंदी में ना पेरेंटल जनरेशन हिंदी में P1 पीढ़ी कहेंगे। P1 पीढ़ी में पेरेंट में माता पिता है उसके। तो यहाँ से कैपिटल टी से कैपिटल टी गैमेट, स्मॉल टी से स्मॉल टी गैमेट बना। अब यहाँ से कैपिटल टी मिला और यहाँ से स्मॉल टी मिला, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना F1 पीढ़ी में। कहने का मतलब कि यहाँ पर सभी पौधे के तने जो मिलते हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पर लिख सकते हैं आप, सभी पौधों के तने लंबे प्राप्त होते हैं। और लंबे कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, F1 पीढ़ी में। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट हम देख रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एक संकरण। तो एक संकरण में हमने जाना कि किस तरीके से हम एक जोड़ी लक्षण लेकर के जब संकरण कराते हैं तो उसे एक संकरण कहते हैं। जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच जब मेंडल साहब संकरण करा रहे थे, तो लंबे पौधे से जो युग्मक बना कैपिटल टी युग्मक बना, और बौने पौधे से युग्मक बना स्मॉल टी। दोनों कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी आपस में आके मिले तो निषेचन की प्रक्रिया हुई, जिसको हमने फर्टिलाइजेशन कहा। और निषेचन की प्रक्रिया पश्चात क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, जिसको हमने F1 पीढ़ी बोला, यानी कि प्रथम संतानीय पीढ़ी इसको हिंदी में कहते हैं। और इस F1 पीढ़ी से सभी पौधे के जो तने प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे का तना लंबा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक बात बता सकते हैं कि जो लंबा पौधा है वो दृश्य प्रारूप, यानी कि लंबा पौधा जो होता है ये बौने पौधे के लक्षण को दबा देता है। समझ पा रहे हो, यानी कि इसलिए यहाँ से मेंडल का प्रभाविता का नियम भी सिद्ध होता है। आगे हम बताएंगे भी कैसे क्या होता है। तो आपको यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना था, एक संकर संकरण। तो एक संकर संकरण में सिंपल था, जिसमें एक जोड़ी लक्षण लेके संकरण कराते हैं, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबा पौधा बौना पौधा से हम जब क्रॉस कराएं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे के तने कैसे प्राप्त हुए,
लंबे प्राप्त हुए। समझ पड़ा, ऑल हैव टॉल स्टेम, सभी पौधे के तने कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो, अब इसमें हमको क्या करना है, स्वजनन करवाना है। क्या करवाना है डियर स्टूडेंट, स्वजनन, यानी कि इसी में हमको क्या करा देना है, इनका सेल्फिंग करा देना है। ध्यान से देखेंगे, इसमें आप क्या करा रहे हैं, स्वजनन यानी कि सेल्फिंग करा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कुछ जगह बना लेते हैं इस चीज को लिखने के लिए। अब स्वजनन कराएंगे कहने का मतलब कि आपको क्या करना है, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिखना है, फिर दूसरी बार कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिखना है। अब इसमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है, तो क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। एक बात आपको यहीं पे अभी क्लियर कर दें कि हमने बताया था क्रॉस का मतलब क्या होता है, कि जब दो, समझ पा रहे हो, डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच संकट करा रहे हैं तो उसे क्रॉस बोलेंगे, उसे संकट बोलेंगे। लेकिन उससे प्राप्त होने वाली जो संतानें होंगी वो सभी क्या कहलाएंगी, संकर कहलाएंगे। यहाँ से देख रहे हैं हाइब्रिड, ये हाइब्रिड कहलाएगा, इसको संकर बोलेंगे, याद रखे रहना। इसे क्या बोलेंगे, संकर मीन्स हाइब्रिड कहेंगे, हाँ है ना। हाइब्रिड में दोनों के लक्षण उपस्थित हैं, प्रबल वाले लक्षण भी, अप्रबल वाले लक्षण भी। लेकिन जो प्रबल लक्षण है वो प्रभावी है, केवल आपको दृश्य प्रारूप में जब भी देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, टाल दिखाई देगा, मतलब कि लंबा पौधा दिखाई देगा। इसका तना कैसा दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सेल्फिंग जैसे ही जनन करवा रहे हैं, तो एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिख रहे हैं, फिर दूसरी बार कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हैं। अब लिखने के बाद क्या कराते हैं, हम इसमें चेकर बोर्ड बना देते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, इसमें हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। अब जो चेकर बोर्ड बनाते हैं, एक तरफ नर वाला, एक तरफ मादा वाला, जैसे एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी इधर रखेंगे, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी इधर रखेंगे, फिर एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी इधर रखेंगे, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी इधर रखेंगे। कहने का मतलब भैया, जो कैपिटल स्मॉल टी इधर ले रहे हैं, जो कैपिटल स्मॉल टी इधर ले रहे हैं, जिसमें क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसमें युग्मक बनाएंगे। युग्मक कैसे बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा, जिसको हम मियोसिस कहते थे, पहले हमने बताया। और यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, मियोसिस होगा, हाँ है ना। मियोसिस होने के पश्चात एक बार कैपिटल टी बनेगा और दूसरी बार क्या बनेगा, हमारा स्मॉल टी बनेगा। और यहाँ पर भी क्या बनेगा, कैपिटल टी, और यहाँ पर भी बनेगा हमारा सिंपल सा स्मॉल टी बनेगा। तो इस तरीके से आपके कितने गैमेट बने, 4 युग्मक बने, यानी 2 युग्मक यहाँ पर और 2 युग्मक यहाँ पर, मतलब कि 2 गुणे 2 बराबर 4 गैमेट, मतलब 4 युग्मक के लिए जो चौखाना बनाएंगे, पुनेट चौखाना, तो उस चौखाने में कितना खाना बनाएंगे आप, इस तरीके से सिंपल सा 4 खाना बना लेंगे। अब जब 4 खाना बना लेंगे, अब इसी 4 खाने को आपको क्या करना है, इसको फिल कर देना है। अब इधर से अगर कैपिटल टी को खींचोगे तो यहाँ कैपिटल टी आएगा, फिर ऊपर से खींचोगे तो कैपिटल टी आएगा, फिर यहाँ से खींचोगे इसको कैपिटल टी, फिर यहाँ से खींचोगे स्मॉल टी, फिर यहाँ से पहले कैपिटल टी, फिर यहाँ से स्मॉल टी, फिर यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी। तो ब्रैकेट में क्या आया, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, है ना। तो यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं कि कितने पौधे के तने ऐसे हैं जो लंबे हैं और कितने पौधे ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो बौने हैं। ध्यान देना, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, दृश्य प्रारूप का अनुपात। तो ये जो पीढ़ी मिली है, एक बात और आपको बता दें, ये जो पीढ़ी है इसको बोलेंगे F2 पीढ़ी। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, F2 पीढ़ी, यानी कि द्वितीय संतानी पीढ़ी। इसको हमने प्रथम संतानी पीढ़ी बोला था, इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय संतानी पीढ़ी। अब द्वितीय संतानी पीढ़ी में जीन प्रारूप का अनुपात क्या है, ध्यान दें। पहले दृश्य प्रारूप की बात कर लें, किसके अनुपात की बात करें, दृश्य प्रारूप, दृश्य प्रारूप का अनुपात क्या है, ध्यान से देख लो। दृश्य प्रारूप मतलब कि फिनोटाइप, ध्यान देना, क्या बोलेंगे इसको हम, फिनोटिपिक रेशियो कहेंगे, यानी कि दृश्य प्रारूप का अनुपात क्या है, ध्यान से देख लो। तो दिखाई दे, दृश्य प्रारूप मतलब जो दिखाई दे, हमने अभी बताया था। अब यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है, इस ब्रैकेट में अगर देखेंगे तो ये पौधे का दाना क्या है, लंबा है, ये भी क्या है, लंबा है, क्योंकि यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। हमने बताया था कि सभी पौधे का तना लंबा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी लंबा है।
और ये भी क्या है, वही कैपिटल स्मॉल टी, तो ये भी लंबा है। जबकि ये क्या है, हमारा बौना है, हाँ या ना। यानी कि लंबा कितना है इसको लिखना है एक बार, और बौना कितना है उसको लिख लेना है। तो लंबा कितना है, 3 है, अनुपात बौना कितना है, 1 है। तो 3:1 का जो अनुपात प्राप्त होगा ये हमारा दृश्य प्रारूप का अनुपात मिल रहा होगा। लेकिन यही अगर हम बात करें किसकी, यही अगर हम बात कर ले जीन प्रारूप के अनुपात की, मतलब कि जो उसके जीन में है, हाँ या ना। जीन का मतलब जो लिखा गया है, समझ पा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम जीनोटिपिक रेशियो कहेंगे। क्या कहते हैं इसको हम, जीनोटिपिक रेशियो। मतलब जो उसके जीन में उपस्थित है। जीन में मतलब कि कैपिटल टी कितनी बार आया है, फिर कैपिटल टी कितनी बार आया है, फिर स्मॉल टी कितनी बार आया है। मतलब कि यही 3 ही पॉसिबिलिटी इस कोष्टक में देखो, इस चारे खानों में 3 ही पॉसिबिलिटी बन रही है। एक बार कैपिटल टी आया है तो 1 हो जाएगा इसके नीचे अनुपाते। कैपिटल टी और कैपिटल टी कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 अनुपाते स्मॉल टी कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो अनुपाते कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हो रहा है कैसका अनुपात, यानी कि जीन प्रारूप का अनुपात, जीनोटिपिक रेशियो प्राप्त हो रहा है। जबकि दृश्य प्रारूप का अनुपात, जो दृश्य प्रारूप यानी फिनोटिपिक रेशियो, जो दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा है, 3 पौधा लंबा दिखाई दे रहा है और एक पौधा क्या दिखाई दे रहा है, हमारा बौना दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जीन प्रारूप का अनुपात मिला और दृश्य प्रारूप का अनुपात हमने एकदम सिंपल शब्दों में निकाल लिया। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक संकर संकरण में हम क्या करते हैं, जब एक जोड़ी लक्षण लेके संग्रह कराते हैं, एक जोड़ी लक्षण लेके संग्रह करा रहे होते हैं, एक जोड़ी लक्षण लेकर के क्रॉस करा रहे होते हैं, तो उसे हम एक संकर संकरण के नाम से जाना करते हैं। एक बात आपको यहाँ पर हम और क्लियर कर दें, इसी एक संकर संकरण से मेंडल का 2 नियम सिद्ध होता है। ध्यान से देखना, मेंडल के नियम भी आपको आगे पढ़ने हैं। मेंडल का नियम पेपर में छपता है, 100% हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मेंडल का जो नियम होता है, टोटल 3 नियम आपको पढ़ना है। पहला प्रभाविता का नियम है, दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसको युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और लास्ट जो है आपको स्वतंत्र अभिवन का नियम पढ़ना है। आप बिल्कुल नहीं घबराना है, आप शिद्दत से पढ़ो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे एकदम पहले हम बात कर ले दोनों नियम, आखिर वो कौन कौन से 2 नियम है जो इस एक संकर संकरण से यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सिद्ध किए जा सकते हैं। ध्यान से देखना, पहला नियम क्या है इससे सिद्ध किया जा सकता है, पहला नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभाविता का नियम, यानी कि जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। ध्यान देना, लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स प्रभाविता का नियम। यहीं से देखकर आप बता सकते हो प्रभाविता का नियम मतलब कि इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतानें, समझ पा रहे हो, प्रभावी रूप से प्राप्त होती है। मतलब F1 पीढ़ी में सभी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। प्रभावी मतलब कि जैसे यहाँ पर जो लंबा पौधा है, जो बौना पौधा है, जब इसके बीच हम संकरण करा रहे हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे के तने कैसे मिल रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे हैं। सभी पौधे के तने कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे हैं। सभी पौधे के तने लंबे प्राप्त हो रहे हैं। जब लंबे प्राप्त हो रहे हैं सभी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी लंबे प्राप्त हो रहे हैं। जीन तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, हाँ या ना, जीन प्रारूप, लेकिन इसका दृश्य सभी कैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई कैसा दे रहा है, लंबा ही लंबा दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब जो कैपिटल टी वाला जीन इसमें है वो क्या है, प्रभावी है। समझ पा रहे हो, वो प्रभावी है, स्मॉल टी वाले लक्षण को दबा दिया है। कैपिटल टी वाला जो है लंबे पौधे का लक्षण बौने पौधे के लक्षण को दबा देता है। समझ पा रहे हैं, लंबे पौधे का लक्षण बौने पौधे के लक्षण क्या कर देता है, दबा देता है। और यही क्या है, आपका प्रभाविता का नियम है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में सभी पौधे की तरह लंबे प्राप्त होते हैं, यानी F1 पीढ़ी में सभी लक्षण जो प्राप्त होते हैं वो प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में सभी लक्षण प्रभावी प्राप्त होते हैं, सभी प्रभावी रूप से। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, समझ पा रहे हो। जबकि इसके अंदर देखा जाए, जबकि इसके अंदर अगर हम बात करें
तो बौनापन का भी जीन है, ध्यान से देख लो, इसके अंदर स्मॉल टीएऊ है, क्योंकि स्मॉल टी कैसा जीन है, बौने वाला जीन भी इसके अंदर उपस्थित है, लेकिन ये दिखाई कैसा दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है आपका, ये लंबा दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। लेकिन जैसे ही उसका हम स्वजनन करवा रहे हैं, स्वजनन करवाने के पश्चात हम इस तरीके से जब किसी में आपस में ही संकरण करा देंगे, तब क्या होगा, तब F2 पीढ़ी आएगी, और जब F2 पीढ़ी आएगी तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारा इस तरीके से बौना पौधा हमारा मिल जाएगा। मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, पृथक हो गया। इसमें क्या हो गया, पृथक, मतलब कि यहाँ पर सेग्रीगेशन हो गया, मतलब कि युग्मक अलग अलग हो गए। तो इससे आसानी से हम कह सकते हैं इसको पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम मतलब कि जो बौना पौधा था, यहाँ देखो दिखाई देने लगा इस तरीके से। आइस पाइस ढुकुल खेलते हो ना, जब ढुकुलो खेलते हो, एक बच्चे ढुकुरा रहता है, कहते हैं ना टिप 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 टिप, मतलब कि कहने का मतलब जो बौना पौधा ढुकुर गया था, वो F2 पीढ़ी में क्या हुआ, दिखाई देने लगा। F2 पीढ़ी में क्या है, दिखाई देने लगा। अब ये स्मॉल टी है, बौना था ना, दिखाई देने लगा। तो इसमें क्या प्राप्त हुआ, 3 ठो लंबा प्राप्त हुआ, 1 ठो बौना प्राप्त हुआ, 3:1 ठो प्राप्त हुआ। याद रखना, 3:1 ठो क्या है, आपका दृश्य प्रारूप का अनुपात है। जबकि जो दृश्य प्रारूप मतलब जो दिखाई दे, लेकिन जो उसके जीन में क्या है, जीन में तो 1:2:1 है। मतलब एक बार कैपिटल टी लिखा गया है, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा गया है, 2 बार सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा गया, और एक बार स्मॉल टी लिखा गया है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आपको हम बता दें, जब भी आप प्रभाविता का नियम बताएंगे तो हमेशा क्या करना है, आपको समझ पा रहे हो कौन सा फिगर बनाना है, आपको अगर हम बताएं तो यहाँ पर आप इसको जान लो। जब आप प्रभाविता का नियम बताएंगे तो आप हमेशा कौन सा फिगर बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, ध्यान देना। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी से कैपिटल टी, स्मॉल टी से स्मॉल टी, दोनों आपस में मिला देंगे, हो जाएगा निषेचन, हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या बन रहा होगा, सभी पौधे के तने क्या प्राप्त होते हैं, लिख देना, सभी पौधों के तने F1 पीढ़ी में लंबे प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी में सभी लक्षण प्रभावी रूप से प्राप्त होते हैं। सभी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, और इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कह रहे होते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी डियर स्टूडेंट, कि प्रभाविता का नियम में हम लोग कौन सा फिगर बनाना है। आगे इसके बारे में और बाकी चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे एक बात और बताते चले, आई होप आप इसको जानना भी चाहेंगे। आखिर ये जो संकरण करा रहे हैं, आखिर ये जो आपस में संकरण कराया जा रहा है लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच, आखिर करा कैसे रहे हैं, ध्यान देना। एक्चुअल कहानी क्या है उसके पीछे, एक सुंदर कहानी है। आप खुद अपने घर पर भी करा सकते हो, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, ये संकरण आप अपने घर पर भी करा सकते हो। क्या करना है, सुनो, आपको 2 पौधा लेना है, एक पौधा तना लंबा होना चाहिए, एक बौना होना चाहिए, एक लंबा होना चाहिए, एक बौना होना चाहिए। जैसे देखो मेंडल साहब क्या करते थे, जो लंबा पौधा, सपोज करो एक पौधा है ये लंबा है, ये दूसरा मटर का पौधा है ये बौना है। यहाँ देख लो, आपको बता देते हैं क्या करते थे। ये लंबे पौधा है, ये बौना पौधा है, तो लंबा पौधा में पुष्प, और बौना पौधा में बौना पौधा का पुष्प। लंबा पौधा और बौना पौधा के सारे पुष्प को खोल देते थे, ध्यान देना। जैसे देखो आपको पता है मटर के पुष्प जो होते हैं, उसका बाह्य दल जो होता है, दलपुंज जो होता है, वो बंद होता है, इस तरीके से आपस में उसको लपेटे रहता है, तो इस तरीके उसको खोल देते थे। और यहाँ क्या करते थे, सपोज करो एक अगर फूल का स्ट्रक्चर यहाँ बनाए, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख पाएंगे, ये मादा वाला भाग है, और इसके बगल बगल ये कौन सा भाग है, इनर वाला भाग है, हाँ या ना, इनर वाला भाग है।
समझ रहे हो ना। और इधर इस तरीके से बौने पौधे का पुष्प है, ये बौने पौधे का मादा वाला भाग है, और ये इधर क्या है, ये नर वाला भाग है, ये क्या है आपका नर वाला भाग है। तो क्या करते थे मेंडल साहब, देखो ये पौधे का तना कैसा था, लंबा था, ये पौधे का तना कैसा था, बौना था, हाँ या ना। अब लंबा और बौना के पौधे सारे फूलों को खोल देते थे, समझ पा रहे हो, सारे फूले के यानी कौन सा भाग खोलते थे, ये वाला भाग जिसको हम बोलते हैं दलपुंज, समझ पा रहे हो, दलपुंज यानी पेटल वाला भाग खोल देते थे। क्यों खोलते थे, क्योंकि उसमें वो क्या कर सके, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण की प्रक्रिया करा सके। अब पर परागण कैसे कराते थे, देखो इसमें जो बौने पौधे का नर भाग था इसको कैंची लाए काट देते थे, इसको सब पूरा हटा देते थे। क्यों हटा देते थे, ताकि ये स्वपरागण न करने पाए, नहीं तो इसका परागण तो इसके इस तरीके से पर जाके चला जाएगा, परागण हो जाएगा। तो इसके लिए इसको पहले से कैंची से काट के हटा देते थे। और जो लंबे पौधे का परागण था उसको उठा करके इस बौने पौधे के इस तरीके सर पर रख देते थे। अब जिससे निषेचन की प्रक्रिया हो जाती थी। अब इस बौने पौधे से दो बिया बनता था, जो बीज मिलता था, इस बौने मटर के पौधे से जो बीज मिलता था, इस बीज को उन्होंने क्या करा, अपने बगीचे में बो दिया। इस बीज को उन्होंने अपने बगीचे में बोया, और बोया तो पाया कि जितने भी उनको पौधे मिले सभी पौधे के तने लंबे प्राप्त हुए, मतलब लंबा ही लंबा, लंबा ही लंबा, समझ रहे हो, सभी पौधे के तने कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे हैं। और इसलिए इसे हम प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, समझ रहे हो, सभी पौधे के तने कैसे प्राप्त हो रहे हैं, आप लिख सकते हैं सभी पौधे के तने लंबे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। 2-3 बार आपको इसको समझा दिए हैं। लंबे पौधे प्राप्त होने का मतलब कि यहाँ पर कौन सा नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि इसको हम प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो कि मेंडल का पहला नियम है। ध्यान से देखना, प्रभाविता का नियम जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस इंग्लिश में कहते हैं। क्या करते हैं, लंबा पौधा और बौना पौधा का सारा फूल खोल करके लंबा पौधा का जो परागकण है उसको उठा करके बौने पौधे के इस तरीके सर पर रख करके उससे जो बीज मिल रहा है उसको मेंडल साहब अपने बगीचे में बो रहे हैं। तो उस बीज से जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं, सभी पौधे के तने कैसे मिल रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। कहने का मतलब कि जो लंबा पौधा होता है वो बौने पौधे के लक्षण को दबा देता है। कहने का मतलब जो लंबा पौधा होता है ये बौने पौधे के लक्षण को दबा देता है, जबकि जीन में, उसके जीन में बौने का भी जीन उपस्थित है, समझ रहे हो। लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है, दिखाई आपको कैसा दे रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। और उसमें कौन सा फ्लो चार्ट बनाना है आपको हमने समझा दिया है, किस तरीके से आपको प्रभाविता का नियम दिखाना है। कैसे दिखाना है एक बार फिर से देख लो। प्रभाविता के नियम में आपको हेडिंग बना लेना है, और हेडिंग बना करके सुंदर सुंदर राइटिंग में इस तरीके से आप कैपिटल टी स्मॉल टी, युग्मक बनेगा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान। यहाँ पर भी होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो यहाँ से बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से बनेगा स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से मिल जाएंगे तो पीढ़ी आ जाएगी F1। और सभी पौधे के तने कैसे हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। कोष्टक में आप उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, निषेचन, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ये शब्द भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बना है, युग्मक बना है, इसको भी लिख सकते हैं। किस प्रक्रिया बना है, अर्धसूत्री विभाजन, तो आप उसको भी दिखा सकते हैं। ये क्या है, हमारा प्रबल लक्षण है, तो इसको कह सकते हैं। ये कौन सा लक्षण है, अप्रबल लक्षण है। प्रबल लक्षण में हम क्या ले रहे हैं, तने की लंबाई क्या है, लंबा है, क्या है, लंबा ले रहे हैं। और इसमें क्या ले रहे हैं, बौना ले रहे हैं। और मिल कैसा ला रहा है, सभी कैसा मिल रहा है,
लंबा प्राप्त हो रहा है। सभी पौधे तना कैसे प्राप्त हो रहा है? लंबा प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और प्रभाविता के नियम में क्या करना है, ये आपको जरूर फ्लो चार्ट बनाना है। पेपर में आएगा, पक्का छपेगा प्रश्न ये, और छपेगा प्रश्न तो आपको भी छापना है, आपको भी ये चीज छापना है, बनाना है वहां पे सुंदर सा। ये फ्लो चार्ट पक्का बना देना, पूरा नंबर मिलेगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, दूसरा नियम मेंडल का, इसी से एक संकर संकट से ही सिद्ध कर सकते हैं, जो कि आपका कौन सा नियम है? पृथक्करण का नियम, जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। समझ रहे हो भैया? यानी कि अगला जो नियम है आपको पढ़ना है वो क्या है? पृथक, ध्यान से देखना, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम मतलब कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स युग्मक होंगे तो पृथक हो जाएंगे। पृथक मतलब जब कैपिटल टी स्मॉल टी जो मिला है F1 पीढ़ी में हमारा, उसी में जब हम स्वजनन करा दें, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरी तरफ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, अब यहाँ से क्या बनेगा? आपका युग्मक बनेगा। और किस प्रक्रिया के दौरान? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा? सेम वही चीज, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और यहाँ से जो युग्मक बनता है हमारा, कौन सा युग्मक बनता है? एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी। और यहाँ पर भी युग्मक एक तरफ कैपिटल टी बनेगा और दूसरी तरफ क्या बनेगा? स्मॉल टी प्राप्त होगा। युग्मक निकालने का सूत्र बताए थे, 2 के घाते n, जहाँ n बराबर क्या होता है? विषम युग्मजी की संख्या। अगर यहाँ पूछा जाए n का मान कितना है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में n का मान कितना है? 1 है। समझ रहे? विषम युग्मजी 1 है तो n का मान कितना है? 1 है। तो 2 घाते 1 रखोगे तो 2 गुणे 1 बराबर कितना आएगा? 2 के 2, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 आएगा। तो इस तरीके से 2 युग्मक इधर बना और 2 युग्मक इधर बना। अब जब दोनों युग्मक बना लोगे तो युग्मक बनाने के बाद आगे युग्मक को फिल करना होता है, तो उसके लिए हमको चेकर बोर्ड बनाना होता है। ये क्या बनाए हो आप इसको लिख सकते हो युग्मक। क्या बनाए हो इसको आप? युग्मक है, यानी कि आपने क्या करा है? गैमिट बनाया है। इधर भी क्या बनाया है आपने? गैमिट बना लिया है। अब जब गैमिट आपने बना लिया, अब गैमिट इधर 2 गैमिट और 2 गैमिट इधर, तो 2 गुणे 2, जितना गैमिट रहेगा उतना आपका कोनेट चौखाना बनेगा। तो यहाँ पर खानों की संख्या कितनी बनेगी? टोटल मिलाकर के 4 बनेगी, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 गुणे 2 बराबर 4। तो यहाँ कितना डब्बा बनेगा? 4 डब्बा बनेगा। जो आपका 4 डब्बा बनेगा तो इस तरीके से कुछ प्राप्त होगा। इसको आप ऐसे दिखाएंगे, एक बार इधर लिखेंगे, ये कैपिटल टी यहाँ लाएंगे, ये स्मॉल टी यहाँ लाएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार इधर लिखेंगे, फिर एक बार कैपिटल टी यहाँ, एक बार स्मॉल टी इसका यहाँ लिख लेंगे। फिर इसको क्या करना है? आपको डब्बा भर देना है। डब्बा क्या कर देना है? भर देना है। डब्बा कैसे भरोगे? एक बार यहाँ से कैपिटल टी, फिर यहाँ से कैपिटल टी, तो क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा। और यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, और यहाँ से क्या आएगा? स्मॉल टी प्राप्त होगा। और ये जो पीढ़ी होगी ये F2 पीढ़ी होगी, जिसको क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में क्या दिखाई देगा कि F2 जनरेशन में आपका यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिल रहा है, और इसमें देख सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो क्या मिल रहा है। फिनोटिपिक मतलब दृश्य प्रारूप। दृश्य प्रारूप पहले अगर देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई मतलब कि कितना लंबा दिखाई दे रहा है और कितना बौना दिखाई दे रहा है। तो लंबा कितना है? यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। टोटल 3 लंबे हैं और बौना कितना है? 1 है। तो 3:1 के अनुपात में आपका क्या प्राप्त होगा?
दृश्य प्रारूप का अनुपात प्राप्त होगा। जबकि जीन प्रारूप का अनुपात क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी कितनी बार लिखा गया है, एक बार, कैपिटल टी कितनी बार लिखा गया है, 2 बार, और स्मॉल टी कितनी बार लिखा गया है, 1 बार। तो 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होगा आपका जीन प्रारूप। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथक्करण के नियम में क्या हुआ कि पृथक हो गया, जो अप्रभावी लक्षण था आपका दिखाई देने लगा। समझ पा रहे हो, जो F1 पीढ़ी में नहीं दिखा था वो आपका कहाँ दिखाई देने लगा, F2 पीढ़ी में। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम, यानी कि इस नियम के अनुसार प्राप्त होने वाली संतानें पृथक हो जाती है। समझ पा रहे हो, इस नियम के अनुसार F2 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली जो संतानें होती हैं वो पृथक हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं, अलग अलग दिखाई देने लगता है। तो इस तरीके से बौना पौधा का लक्षण दिखाई देने लगा। तो इसी को हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम, यानी कि पृथक हो गया। समझ पा रहे हो, पृथक हो गया, सेग्रीगेट हो गया, इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको बना लेना। जब आपका पृथक्करण का नियम आएगा तो आपको ये फिगर बनाना है, और जब प्रभाविता का नियम आएगा तो वो फिगर। और जब भी आपको फ्लो चार्ट बनाना है, रेखा चित्र बनाना है, तो सुंदर राइटिंग में इसको जरूर बनाना है, और कोशिश करना है कि काट पीट बिल्कुल ना होने पाए। अगर पेंसिल पेन से ना बनाना पाना तो पेंसिल से पक्का बना देना, ये बहुत चार्ट बहुत जरूरी है। आप थियरी कितना भी लिखो, अगर ये आपने चार्ट नहीं बनाया है तो नंबर पूरा नहीं दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, जब भी आपके पेपर में प्रश्न आएगा तो आपको जरूर से जरूर ये फ्लो चार्ट तो पक्का बनाना है। अगर आप थियरी ना लिखो, अगर आप इसको बना दोगे तब भी आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बातें पक्का समझ में आ गई होंगी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका डायबिट क्लास के बारे में, और बाकी जितने भी फाइंडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कुत्ता भूख रहा है, रात भी हो गया है, लगभग 12 बज गया है आसपास, उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो आई होप आप इतना लेट तक हमारे साथ वीडियो में बने रहे होंगे। तो हमें तो नहीं लगता, बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो में बने रहते हैं। आप देख सकते हैं कुत्ता इतना बार भौंक रहा है कि एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन क्या करें, आपके लिए वीडियो बनाना रहता है, सोचते हैं कि आपका कुछ भला हो जाए ना। एक बच्चा जो है, आप विश्वास नहीं करेंगे, लगातार वीडियो के अंत तक वो बना है। मतलब कि वो बच्चा जो है शुरू से लेकर अंत तक ऑफलाइन देख रहा है, और पता नहीं आप ऑनलाइन अभी तक बने हैं कि नहीं। ऑनलाइन जब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आप कहते हैं लंबा हो गया, लेकिन वो लगातार पूरा लिख रहा है, नोट्स बना रहा है, पता नहीं कितना उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन समझ रहे हो, लिख रहा है, बना रहा है। तो आई होप आप भी वीडियो लास्ट तक बने होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगी, आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। बाकी हम आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलकर एग्जाम को फोड़ना है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट।